हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि सेट में पूरे सेट को हम लोग देखेंगे जिसमें 100 प्रश्न होगा। यदि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर हम बीच में ही रोक देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल और इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखने का प्रयास करेंगे। अगर संभव होगा तो हम लोग 50 क्वेश्चन भी देख पाएंगे। तो चलिए, और ये प्रतिदिन आपको ये सेट मिलेगा और परीक्षा के जो जो परीक्षा नज़दीक होता जाएगा तो हम लोग सेट प्रैक्टिस जितना अधिक करेंगे हमारा परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर होता जाएगा। तो पहला नंबर आज का है, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कि लेसर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव, दूसरा विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन, सी रमन प्रभाव, डी प्रयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेसर क्या होता है? लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि लेसर एक तीव्र, एक वर्णी, सामांतरित और उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त करने का साधन है। और लेसर का शाब्दिक अर्थ है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेसर का प्रकाश अत्यंत तीव्र होता है, ये जल से अवशोषित नहीं होता है और क्षण मात्र में धातुओं को पिघलाकर वाष्पीकृत कर देता है, ये लेसर। उसके बाद देखिए, लेसर विकिरण का उद्दीप्त विसर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन सिद्धांत पर लेसर काम करता है। तो इतनी सारी बातें आप लेसर से संबंधित जानिए। उसके बाद देखिएगा, दूसरा नंबर का प्रश्न है। दूसरा नंबर कह रहा है, केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खो देने पर त्याग पत्र देना होता है? ए संसद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा और डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। यानी कि देखिएगा, केंद्र की मंत्रिपरिषद को यदि लोकसभा का विश्वास जो है, लोकसभा का विश्वास यदि खो देता है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। यानी कि संसद में मंत्रिपरिषद को संसद का विश्वास खोने पर त्याग पत्र देना होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद प्रथम लोकसभा का गठन के बारे में यदि हम लोग थोड़ा सा देख लें तो ये 6 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर तथा उपाध्यक्ष श्री अनंत सैनम आयंगर थे। इतनी सारी बातें भी आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि वह सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। और लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। तो इतनी सारी बातें आप दूसरे नंबर के तहत याद रख लिए। उसके बाद देखिएगा, तीसरा नंबर का सवाल। तीसरा नंबर का है, निम्न में से कौन सा पार्थिव विकिरण या पार्थिव ग्रह या कठोर सतह वाला नहीं है? ए बुध, बी मंगल, सी शनि और डी बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति। यानी पार्थिव ग्रह नहीं है तो ये बृहस्पति नहीं है। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिएगा। यानी बुध का सबसे विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके सतह के चारों ओर मोटी प्रकाश वाली कुंडली का होना है। और यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यानी पृथ्वी के अंदर जो भी ये है, पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के अंदर तरफ है, वो पार्थिव ग्रह कहलाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये पार्थिव ग्रह है, लेकिन बृहस्पति पार्थिव ग्रह नहीं है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। चौथा नंबर में हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर कह रहा है, क्या अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी? अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना ए 1957, बी 1958, सी 1959 और डी 1960। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये
1957 ईस्वी में हुई थी। यानी ये शिक्षा जो है, इससे संबंधित और बातें हम लोग जान लेते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समवर्ती सूची में ला दिया गया था। नई शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी, जबकि उसका प्रतिस्थापन जो है ये इस बार नई शिक्षा नीति NEP 2020 है। उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का स्थापना 1961 में हुई थी। यानी NCERT की स्थापना जो है ये 1961 ईस्वी में हुई थी, जो कि भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश कोठारी आयोग ने की थी। वर्तमान समय में 5+3+3+2 का व्यवस्था है। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर कह रहा है, क्या राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैडम भीखाजी कामा। यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम मैडम भीखाजी कामा था। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल्स भी देख लेते हैं, ताकि किसी तरह की समस्या हमको नहीं हो। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम मैडम भीखाजी कामा था। उसने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भी तैयार किया था। यद्यपि सबसे पहले डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ध्वज का जो है 3:2 होता है और राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। इतनी सारी बातें आप इसके तहत देख लिए। उसके बाद देखिएगा 6ठा नंबर का सवाल। 6ठा नंबर कह रहा है, क्या रक्त विमाणु को और किन नामों से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। तो 6 नंबर का भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रक्त विमाणु को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनियों के रक्त में पाया जाता है। इसका निर्माण बोन मैरो तथा मृत्यु स्प्लीन में होता है। उसके बाद देखिए, इसका मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनाने में मदद करना होता है। थ्रोम्बोसाइट का मुख्य काम क्या होता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करना। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर कह रहा है कि भारत के आज़ाद होने पर किसने कहा था कि आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन प्रधानमंत्री। यानी कि 7 नंबर में एक्सप्लेनेशन यदि हम लोग देख लीजिएगा तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, यह शब्द लुई 14वां का है। इंग्लैंड को बनियों का देश सर्वप्रथम नेपोलियन ने कहा था। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो ये कथन अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन आप अलग से देख लेते हैं। तो इस तरह से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यदि आप वीडियो देखिएगा तो स्वाभाविक है थोड़ा सा समय तो लगेगा दोस्तों। लगता है कि इससे हम लोग बहुत ज़्यादा 100 प्रश्न हम लोग एक दिन में नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ 7 है तो 7 चौका 28-30 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से हम लोग कर लिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं जापान देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? I-20 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जापान देश का राष्ट्रीय पशु का नाम I-20 है। और हम लोग देख लेते हैं अन्य का। कनाडा का जैसे वीवर है, न्यूजीलैंड का कीवी है, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट है, भारत का बाघ है, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, संयुक्त राज्य अमेरिका का गंजा ईगल है। ये सभी भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 नंबर सवाल कर रहा है, क्या सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए हीलियोथेरेपी। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियोथेरेपी राइट आंसर होगा। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की पद्धति को हीलियोथेरेपी कहते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी कहते हैं। CT स्कैन द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्यता या विकृति का पता लगाया जाता है। पेसमेकर के द्वारा हृदय की गति को कम हो जाने पर उसे सामान्य अवस्था में लाया जाता है। पुरुष की नसबंदी को वेसोक्टोमी कहते हैं और स्त्री की नसबंदी को ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। ये भी बातें आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा।
उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल कि गुलाब दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी, यानी 12 जनवरी को गुलाब दिवस मनाया जाता है। अन्य भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे 14 फरवरी वैलेंटाइन दिवस है, 15 जनवरी जो है ये थल सेना दिवस है, और 12 मार्च के बारे में यदि बात करें तो ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट दिवस है। साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे 1 दिसंबर एड्स दिवस है, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस है, 14 सितंबर हिंदी दिवस है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 28 फरवरी विज्ञान दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। तो इस प्रकार जो है ये सभी के सभी दिवस आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा निशांत बाग कहाँ है। ए जम्मू में, बी हिमाचल में, सी दिल्ली में, जो डी आगरा में। तो निशांत बाग जो है आपका ये जम्मू में है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब 11 के बारे में और भी कुछ बागें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए हिलती मीनारें ये कहाँ पे है, ये अहमदाबाद के अंदर है। फतह सागर कहाँ है, उदयपुर में है। आराम बाग कहाँ है, आगरा के अंदर है। लाल बाग कहाँ है, तो बंगलुरु में है। लक्ष्मण झूला कहाँ है, ऋषिकेश में है। बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है, शिवपुरी कोलकाता। चार मीनार हैदराबाद में, लक्ष्मण मंदिर छतरपुर में, जैन मंदिर अजमेर में, मक्का मस्जिद हैदराबाद में है, चरारिया शरीफ श्रीनगर में है। तो निश्चित रूप से इसी के समतुल्य में और भी बता दिया, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद चलिए 12 नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है। तो रोलिंग प्लान की विशेषता आपका लोचनशीलता होती है, यानी लोचनशीलता किसी भी रोलिंग प्लान की मुख्य विशेषता होती है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत देख लेते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 13 अप्रैल 1951 को प्रारंभ की गई थी, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। सभी प्रकार की आय पर कर की दर एक समान होती है, इसे समानुपातिक कर कहा जाता है। और आय की वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ती चली जाती है तो उसे प्रगतिशील कर कहते हैं। आय की वृद्धि के साथ कर की दर घटती चली जाती है तो उसे प्रतिगामी कर कहते हैं। ये सभी इकोनॉमिक्स टर्म हैं, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 13 नंबर का सवाल है, एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है जो होता है। यानी कि देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा कि एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है जो होता है, तो ये आभासी, सीधा और हरासीत होता है। आभासी, सीधा और हरासीत होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप इसे भी देख लीजिएगा। यानी कि 13 नंबर का एक्सप्लेनेशन, अवतल लेंस में बिंब का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और हरासीत होता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और छोटा होता है। आवर्धक लेंस कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। वाहन में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर कुकर तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेत्र लेंस में उत्तल लेंस होता है। दोस्तों ये सभी बातें भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए 14 प्रश्न हम लोग 14वां देखते हैं। 14वां कह रहा है क्या मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट, यानी 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कालीकट बंदरगाह। यानी मुगल काल में कालीकट बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। पेट्राड्यूरा का आरंभ जहांगीर ने किया था। और भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा है। पेट्राड्यूरा का अर्थ होता है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावत। और शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल शासक जहांगीर था। और जवाबीत क्या था, एक प्रकार का राज्य कानून था। शाहजहां के काल को संगमरमर का काल भी कहा जाता है। तो इतनी सारी बातें हम लोग 14 नंबर के तहत एक्सप्लेनेशन में देखें। और 15 नंबर का सवाल देखिएगा। इसमें कह रहा है कि भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा बॉम्बे सेपर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, बॉम्बे सेपर्स है। यानी कि देखिएगा
थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसे 5 कमांडों में बांटा गया है। जल सेना का मुख्यालय दिल्ली में है, इसे 3 कमांडों में बांटा गया है। और वायुसेना का मुख्यालय दिल्ली में है, इसे 7 कमांडों में बांटा गया, जबकि तीनों सेना का हेड राष्ट्रपति होता है। तो इतनी सारी बातें भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का सवाल कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और इसमें एक्सप्लेनेशन देखिएगा, दक्षिण अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। और इटली का एटना तथा इस्तांबुल सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो इक्वेडोर में है, इसकी ऊंचाई जो है 19,613 फीट है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी का नाम एकांका गुआ एंडीज पर्वतमाला पर है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर। ये आर्थिक योजना का अभिप्राय है, यानी स्रोत विनियोजन को आर्थिक योजना कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्रोत विनियोजन। और 17 नंबर में हम लोग देख लेते हैं 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन की समिति का गठन किया गया था। और 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसे परामर्शदाती संस्था भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर कहता है यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेगॉग कहते हैं। यानी अब हम लोग थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, जैसे हिंदू का मंदिर और इस्लाम का मस्जिद, ईसाई का गिरजाघर, यहूदी का सिनेगॉग, पारसी का अग्नि मंदिर, सिख का गुरुद्वारा होता है। और हम लोग 19 नंबर का सवाल देख लेते हैं। ये 19 नंबर का सवाल क्या है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लूना कहा जाता है। और एक्सप्लेनेशन यदि देखिएगा, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 है, जो 1970 में सोवियत संघ द्वारा लूना 16 नामक प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़ा गया था। और ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु के अंदर है। और भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को तत्कालीन सोवियत संघ से छोड़ा गया था। और सोवियत संघ से ही भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर 1 को 1979 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम राकेश शर्मा है, जो 1984 में अंतरिक्ष में गया था। और चलिए आज का अंतिम सवाल, यानी कि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए मैं 20 सवाल पर ही से स्टॉप कर दे रहा हूँ। मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ से है। तो अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ वर्ग से जनित है। और मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। इस रोग से मानव शरीर के तिल्ली और आरबीसी प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण हैं कि ठंड के साथ बुखार आना। सोने की बीमारी ट्रेपेनोसोमा गैम्बियंस नामक परजीवी से होता है। इसके वाहक सीसी मक्खी होता है। और कालाजार लिस्मानिया डोनोवानी नामक परजीवी से होता है, जिसका वाहक सैंड फ्लाई होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग ये 18 से 19 मिनट में 20 प्रश्नों को देख लिए। तो अब वीडियो और लंबा न हो जाए, इसलिए हम आज 20 ही देखते हैं। चलिए अब हम ये एक जो सेट है, हम इसको कई भागों में बांट करके बेहतर ढंग से स्टडी करेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। और लगातार हमारे वीडियो से आप जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि आप बेहतरीन प्रैक्टिस एग्जाम तक कर पाएँ दोस्तों। और जितना भी होगा मैं अच्छे सेट आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारा यह वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।